नमस्कार मित्रों, मैं अजय पांडे फिर से एक बार आपका टारगेट विद अजय पांडे में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं अपने उन तमाम मित्रों को, तमाम साथियों को और सभी छात्रों को अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना मुझे प्यार दिया। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब किया, लाइक किया और हमारे वो तमाम मित्र जो हमें अपना सहयोग दिए और उसके बाद हमें अपना उन्होंने सुझाव दिया कि हमें और बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए। इसके लिए मैं अपने उन तमाम साथियों को, तमाम छात्रों को अपने दिल से धन्यवाद देता हूं और साथ साथ ये उम्मीद भी करता हूं कि वो आगे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहेंगे, करते रहेंगे और अपना प्यार, अपना सहयोग हमें देते रहेंगे। इसी के साथ साथ धन्यवाद। मित्रों, हम इसके पहले अभी आपको जय प्रक्रम हाई स्कूल का विज्ञान पढ़ा रहे थे, जिसमें हम आपको जय प्रक्रम अर्थात लाइफ प्रोसेस का चैप्टर पढ़ा रहे थे। इसमें हमने बताया कि जय प्रक्रम किसे कहते हैं, लाइफ प्रोसेस क्या है, इसके विभिन्न चरण क्या क्या हमें चाहिए, और उसके बाद हमने आपको बताया कि पोषक क्या है, पोषण, न्यूट्रिशन क्या है, कितने प्रकार का होता है। उसके विषय में हमने विस्तृत चर्चा इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। यदि आप इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को जरूर देख लीजिए। अब आगे हम शुरू करते हैं फिर कि पोषण के कुछ चरण हैं। पोषण के चरण को समझने से पहले फिर से हम आपको बता दें कि पोषण है क्या, पोषण किसे कहते हैं। पोषण जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को, जीवों के द्वारा भोजन अथवा पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्रिया को ही पोषण कहते हैं। मैं देखिए, हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा, एनर्जी की आवश्यकता होती है, और वह ऊर्जा हमें कहां से प्राप्त होगी? भोज्य पदार्थों के द्वारा। तो वही है कि जीवों के द्वारा भोज्य पदार्थों अथवा विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्रिया को ही पोषण कहते हैं। या हम पोषण को दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, जीवों के द्वारा भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना तथा उनसे ऊर्जा प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। हमने इसके पहले बताया कि जो न्यूट्रिएंट्स है, जो पोषण है, वह दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से। एक होता है ऑटोट्रॉफिक, स्वपोषी पोषण यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा हमने बताया था हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अर्थात विषमपोषी पोषण। हमने आपको बताया था कि स्वपोषी पोषण ऐसे जीव, स्वपोषी पोषण क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऐसे जीव जो विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों, जल, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम स्वपोषी जीव कहें, और उस प्रकार के पोषण को हमने स्वपोषी पोषण कहा था। इसमें जीवाणु आते हैं, कुछ जीवाणु जैसे हाइड्रोजन जीवाणु, सल्फर जीवाणु और आयरन जीवाणु। हाइड्रोजन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया और आयरन बैक्टीरिया, और इसके अलावा कुछ मतलब सभी हरे पेड़ पौधे। फिर हमने आपको बताया कि विषमपोषी पोषण क्या है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हमने बताया कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, वह अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर भी निर्भर होते हैं। वो अपना भोजन किसी अन्य जीवों से या किसी अन्य विधि से प्राप्त करते हैं। तो विषमपोषी पोषण का मतलब यह है कि ऐसे जीव जो अपने भोजन को विविध प्रकार से, विभिन्न प्रकार से ग्रहण करते हैं, उन्हें हम विषमपोषी जीव कहते हैं, तथा इस प्रकार से उनके द्वारा पोषण को प्राप्त करने की क्रिया को विषमपोषी पोषण कहते हैं। हमने आपको यह भी बताया
कि विषम पोषी पोषण में ये कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से आपको बताएं परजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण और प्राणी संभोजी पोषण। अब आगे ये सारी चीजें हम इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं विस्तृत तरीके से, आप जाके प्लेलिस्ट में वीडियो को देख लीजिए। अब आगे हम बताएंगे कि ये जो विषम पोषी पोषण है, इनके कुछ पद होते हैं, कुछ क्रम होते हैं, और जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के कुछ स्टेप्स होते हैं जो, और इनके जो है 5 स्टेप होते हैं, 5 क्रम होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन विषम पोषी पोषण के 5 प्रमुख क्रम होते हैं, 5 प्रमुख स्टेप होते हैं, जिनको हम आज विस्तृत रूप से समझते हैं। पहला क्रम क्या है? पहला हम कहते हैं अंतःग्रहण। ध्यान से सुनिएगा, पहले को हम कहते हैं अंतःग्रहण, या क्या कहते हैं इसको, हम पहले को कहते हैं अंतःग्रहण, या हम इसे इंजेक्शन कहते हैं, लिख भी सकते हैं। दूसरा प्रक्रिया है पाचन। क्या है? पाचन। याद करिएगा, जो हेटेरोट्रॉपिक यानी विषम पोषी पोषण है उसके 5 क्रम होते हैं, और उन 5 क्रमों को आज हम अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। दूसरा है पाचन। पाचन क्या है ये समझेंगे, डाइजेशन। तीसरा क्रम है पाचन के बाद अवशोषण। अभी हम सबको बताते हैं, आप क्रम नोट कर लीजिए। तीसरा क्रम है अवशोषण, इसी को एब्जॉर्प्शन कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। और चौथा क्रम है स्वांगीकरण, जिसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। और 5वां क्रम है बहिक्षेपण, अथवा इसी को हम कहते हैं मल त्यागना, या इसी को हम अंग्रेजी में कहते हैं इजेशन। कुछ लोगों ने कहा कि शुद्ध हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी का उपयोग नहीं करते हैं। देखिए, हिंदी और अंग्रेजी भाषा ठीक है, मायने रखती है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए क्या होता है, उसके बाद आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए, हमने पहला जो है हम समझते हैं अंतःग्रहण या इंजेक्शन क्या है। ये पोषण के 5 क्रम हैं, और इन्हीं 5 क्रम को हम समझेंगे। पहला क्या है? अंतःग्रहण। क्या है भाई? अंतःग्रहण। अब देखिए, अंतःग्रहण क्या होता है। हम विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, तो अब ये बताइए कि जो भोज्य पदार्थ हैं, जैसे हम ही हैं, खाना खाते हैं, तो भाई खाना कहाँ खाते हैं? जो भोजन हम थाली से उठाएं, और उस थाली से जो भोजन हमने हाथों के द्वारा उठाया उसको हम मुख के अंदर डालते हैं, अपने शरीर के अंदर प्रवेश कराते हैं, या बाहर शर्ट में डाल देते हैं, या कहीं और डाल देते हैं। हम भोजन कहाँ ग्रहण करते हैं? अंतःग्रहण, यानी अपने शरीर के अंदर हम ग्रहण करते हैं। कहाँ करते हैं? अंतःग्रहण। भाई देख रहे हैं आप यहाँ पे अंतःग्रहण, अंतःग्रहण का मतलब है इसका कि भोजन को शरीर के अंदर प्रवेश कराना, अपने शरीर के अंदर ग्रहण करना ही अंतःग्रहण कहलाता है। तो इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं, और इसके विषय में लिख सकते हैं कि किसी भी जीव के द्वारा, चाहे कोई भी जीव हो, किसी भी जीव के द्वारा भोजन को अपने शरीर के अंदर करना, ये क्या कहलाता है? अंतःग्रहण कहलाता है। या किसी भी जीव के द्वारा भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना। अब कहाँ ग्रहण करेंगे? अंदर, शरीर के अंदर ले जाएंगे। ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही हम अंतःग्रहण कहते हैं। अब बात आती है कि भाई देखिए, विभिन्न प्रकार के जीव हैं, और उनके द्वारा भोजन को ग्रहण करने की विभिन्न प्रकार की विधियां हैं। वो एक ही तरीके से भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं। हम सबके विषय में समझेंगे। जैसे देखिए, एक जीव है अमीबा, प्रोटोजोआ
का जीव है अमीबा। अमीबा कैसे भोजन ग्रहण करता है? भाई हम तो मुख से ग्रहण करते हैं, लेकिन प्रोटोजोआ के पास मुख नहीं है। आप कह सकते हैं सर जी प्रोटोजोआ संघ का जंतु अमीबा है, उसके पास तो मुख नहीं है, फिर वो कैसे भोजन को ग्रहण करता है? अभी हमने कहा कि शरीर के अंदर तो भाई उसके पास मुख ही नहीं है, तो वो शरीर के अंदर कैसे ले जाएगा? तो हम समझते हैं अंतर्ग्रहण को, हम समझ रहे हैं अंतर्ग्रहण क्या है। जैसे हमने बात किया इसमें कि प्रोटोजोआ को हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जीवों के पास अंतर्ग्रहण की अलग अलग प्रक्रिया है, या भोजन को ग्रहण करने की अलग अलग प्रक्रिया है। जैसे हमने बात किया प्रोटोजोआ। अब देखिए प्रोटोजोआ एक ऐसा जीव है जो अपना आकार हमेशा बदलता रहता है। इसका कोई एक निश्चित आकार नहीं होता है, वो अपने आकार को निरंतर बदलते रहता है। और यह जो अमीबा जो जीव है, प्रोटोजोआ संघ का परिवार का जो एक अमीबा जीव है, यह अमीबा जो है कि जल में पाया जाता है, और जल में पाया जाता है और उसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। अर्थात यह जल में पाया जाता है तो वह जलीय जीवों को ही ग्रहण करेगा। अब कैसे ग्रहण करेगा हम देखते हैं। देखिए, और ये जो है कि बहते हुए जल या तालाब में पाया जाता है। अब मान लीजिए कोई ये पानी है और इस जल में कोई ये जीव है, मान लीजिए यह पानी बह रहा है और उस पानी के साथ साथ यह जीव जो है कि बहते हुए आ रहा है। तो जब ये पानी आएगा तो इस हिसाब से बहते बहते और ये जो जीव है उस पानी के फ्लो के साथ गति करते करते यहाँ पे आएगा। ये जो अमीबा के अंदर जो धसाव है, जो गड्ढा है, उस गड्ढे के अंदर आएगा। अरे भाई जैसे देखिए हम लोग गोली खेलते थे, तो गोली आप फेंकेंगे और एक गड्ढा है तो गड्ढा में जाके गोली चला जाता था, तो उसी प्रकार से पिला देते थे। तो इसी प्रकार से ये जो जीव है वो मोशन करते गति करते यहाँ पे जो अमीबा ने गड्ढा बनाया है इसमें आ जाएगा। और जैसे ही यह जीव गति करते करते यहाँ पे आता है, तुरंत यह अमीबा क्या करता है कि इसको अपने अंदर समाहित ग्रहण कर लेता है। यह क्या करता है? छुपा लेता है, गायब कर देता है। और गायब करने के बाद क्या करता है? जैसे ही इसको क्या करेगा, इसके अंदर खाद्य रिक्तिका, फूड वैक्यूल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? फूड वैक्यूल का। ये देखिए, इसे हम कहते हैं फूड वैक्यूल या खाद्य रिक्तिका का निर्माण करता है। और ये जीव आ गया एक खाद्य रिक्तिका में, इस जीव के चारों तरफ एक आवरण बना देता है और इसे हमने खाद्य रिक्तिका कर दिया, फूड वैक्यूल कर दिया। और देखिए अब क्या होता है, जैसे देखिए घरों में दही को मथा जाता है, दही है और मथनी लेके खूब मथते हैं, और मथने के बाद क्या करते हैं? क्रीम को बाहर निकाल लेते हैं और माठा को अलग कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे ही यह जीव इस अमीबा के शरीर के अंदर आता है और ये क्या करता है, इसमें साइक्लोसिस मूवमेंट होती है। कौन सी मूवमेंट होती है? साइक्लोसिस मूवमेंट होती है। ये बहुत तेजी से गति करता है, यह बहुत तेजी से इसमें घुमाता है, और जब इसको बहुत तेजी से घुमाएगा, जब यह उसके अंदर घूमेगा तेजी से, तो इसके अंदर जो पोषक तत्व होता है, इस जीव के अंदर जो पोषक तत्व होता है, वो इनके द्वारा विसरण के द्वारा इसके शरीर में आ जाता है। जो पोषक तत्व होगा विसरण के माध्यम से, डिफ्यूजन की प्रक्रिया के माध्यम से इसके शरीर में आ जाएगा, और जो चीज नहीं पच पाता है वो उसी में पड़ा रहता है। और फिर क्या करता है यह अमीबा, जो चीज नहीं पच पाएगा, अब ये जान गया कि भाई इसका सारी चीज, पूरा घी हमने निचोड़ लिया, पूरा हमने पेड़ लिया इसको अच्छे से, और जब इसको पेड़ लेता है खूब अच्छे से, उसके बाद ये क्या करता है, यही जो फूड वैक्यूल है वो उसके सतह के पास जाता है। ये फूड वैक्यूल उसके सतह के पास आता है और यहां से इसकी सतह फट जाती है और इस फूड वैक्यूल को बाहर कर देता है। इस तरह से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। तो अलग अलग जीवों में अंतर्ग्रहण की अलग अलग प्रक्रिया होती है। ये तो हमने देखा कि अमीबा में किस तरह से भोजन ग्रहण होता है। भाई इसको हम कई स्टेप में बनाएंगे, हम सारी चीजों को एक ही स्टेप में बता दिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको एक ही स्टेप में समझेंगे। यहाँ पे जीव को पकड़ा, फिर क्या करेंगे कि ये इस तरह से इसको शो करेंगे, फिर क्या करेंगे, ये इसको कई तरह से ये घूमेगा
और घूमने के बाद क्या होता है, इस तरह से हम दिखाएंगे कि जो पोषक तत्व हैं वो यहाँ से डिफ्यूजन के माध्यम से बाहर आ गए, विसरण के माध्यम से बाहर आ गए, और फिर एक स्टेप में और दिखा देंगे कि इसकी ये बाहरी परत, ये फिर इसके बाद ये किनारे आता है अपने किसी परत की तरफ, और ये परत फट जाती है और ये बाहर निकल जाता है। अब अगला हम समझेंगे इसी में। अब एक जीव है हाइड्रा, हमने प्रोटोजोआ का समझा। अब एक पोरीफेरा समूह है, पोरीफेरा समूह में चलेंगे। पोरीफेरा समूह में एक जीव है जिसका नाम है हाइड्रा। हाइड्रा ये भी जल में पाया जाता है। ये भी हाइड्रा भी कहां पाया जाता है, जल के अंदर पाया जाता है। हाइड्रा के पास स्पर्शक होते हैं। हाइड्रा की संरचना कुछ इस तरह से होती है, हाँ, इसका जो कि ये वाला पार्ट खुला हुआ रहता है और यहीं पे स्पर्शक होते हैं। स्पर्शक जैसे हम लोगों का मूछ है ना, बड़ी बड़ी मूछें, या चूहे के पास देखेंगे कि बड़े बड़े बाल होते हैं, या तिलचट्टा को देखेंगे उसके मुख पे पास, उसके मुंह के पास बड़े बड़े बाल होते हैं, वो स्पर्शक होते हैं। ठीक उसी प्रकार से हाइड्रा के पास भी स्पर्शक होते हैं जिसे टेंटिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्शक का मतलब यहां पे हम लिख रहे हैं टेंटिकल्स, टेंटिकल्स होते हैं। ये क्या करता है, हाइड्रा क्या करता है, इन्हीं स्पर्शकों अर्थात इन्हीं टेंटिकल्स के माध्यम से जो शिकार होता है, जो इसका भोजन होता है, उस भोजन के ऊपर वो चुभो देता है, उसको सुई लगा देता है। जैसे इसका शरीर जैसे इसका भोजन इसके नजदीक आता है, हाइड्रा क्या करता है, सुई लिए रहता है, कहता ले ससुरा, तो सुई लगा देता। और ये क्या करता है, उसको पकड़ के उसको सुई लगा देता है। पकड़ तो नहीं पाता है, जैसे ही उसके पास गुजरता रहता है, अलब्ध सुई जो है कि धसा देता, अपना टेंटिकल्स अपने स्पर्शक को धसा देता, ले ससुरा ले चल। अब जैसे ही ये इसको अपना टेंटिकल्स धसा देता है, और जैसे ही वो टेंटिकल्स धसाएगा तो उसके अंदर कुछ विषाक्त पदार्थों को छोड़ देगा और उसे क्या कर देगा, बेहोश कर देगा। और जब बेहोश कर लेगा, भाई अब ऐसा तो है नहीं कि उसका शिकार भाग रहा हो वो भी उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है, ऐसा तो है नहीं कि वो भी उसके पीछे पीछे दौड़ेगा और शिकार को पकड़ लेगा। भाई इस कंडीशन में शिकार भाग जाएगा और हाइड्रा देखता ही रह जाएगा। तो उसके लिए हाइड्रा क्या करता है, जो इसके पास जो टेंटिकल्स होती है उसको धसा देता है, और धसाने के बाद उसमें विषाक्त पदार्थ को छोड़ देता है, पॉइजनस सब्सटेंस को छोड़ देता है, और वो क्या होता है, वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और फिर उसके बाद हाइड्रा उसको पकड़ करके उससे अपना भोजन, अपने पोषक तत्वों को प्राप्त करता है। तो हमने ये देखा कि प्रोटोजोआ अमीबा में भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया अलग है, इस पोरीफेरा में भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया अलग है। अब फिर हम बात करते हैं आर्थ्रोपोड की। विभिन्न प्रकार के ऐसे कीट हैं, तो वो जो कि कीटों के भी भोजन करने की अलग अलग प्रक्रिया होती है। इनके पास विशेष प्रकार के माउथ पार्ट होते हैं, मुख होते हैं, जिसके द्वारा वो भोजन को कुतरते हैं अथवा चबाते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे मछली की। भाई थोड़ा सा मछली को भी देख लेते हैं। मछली कहाँ पाई जाती है, पानी के अंदर, जमीन पे नहीं पागल, पानी के अंदर, पानी के अंदर पाई जाती है मछली। अब वो क्या करती है, देखो मछली के पास गिल्स होते हैं, और गिल्स के द्वारा क्या होता है कि पानी उनके मुंह में जैसे ही उनके शरीर में प्रवेश करता है, भाई मुंह के अंदर, उनके शरीर के अंदर जब पानी प्रवेश करता है, भाई वो ऑक्सीजन कहाँ से लेती हैं, पानी से। उनके पास गिल्स होता है, और गिल्स के माध्यम से जो पानी में घुलनशील ऑक्सीजन होती है उसी को वो ग्रहण करते हैं। तो जैसे ही पानी उनके मुख के अंदर जाता है, जैसे ही पानी उनके मुख के अंदर जाता है, तो जो जीव होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो भी पानी के साथ बहते हुए उसके मुंह में जाता है, और मछली उसे खा जाती है, उससे अपना भोजन प्राप्त करती है। और विभिन्न प्रकार के पक्षियों के पास चोंच होता है, चोंच के माध्यम से भोजन को ग्रहण करती हैं। और जो स्तनधारी हैं, जो मैमल्स हैं, हम लोग जो हैं, हमें भी भोजन को करने के लिए हम अपने हाथों से भोजन को पकड़ते हैं, मुख तक ले जाते हैं, आंख तक, आंख से कौन ग्रहण करता है जी, मुख तक ले जाते हैं, और उसके बाद हमारे पास दांत होते हैं, चमकीले चमकीले, और उन दांतों से क्या करते हैं, हम उस भोजन को चबाते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या है, इतनी प्रक्रिया, अलग अलग जीवों में भोजन को ग्रहण करने की अलग अलग हमने प्रक्रियाओं को देखा। आप चाहे तो मेंशन कर सकते हैं, अगर छोटा सा पूछा
तो सारी चीजों को आप लिख सकते हैं, जान सकते हैं। फिर अब हम दूसरा समझेंगे कि पाचन क्या है। उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। इसी तरह से वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाइए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए अगला हम समझेंगे कि पाचन किसे कहते हैं, पाचन क्या है। देखिए पाचन को समझेंगे। अब भाई भोजन तो हमारे मुख में चला गया, अब भोजन जब मुख में चला गया तो अब उसका पाचन भी तो होगा ना, हमारी शरीर उसको पचाती ना है भाई, उससे ऊर्जा तो प्राप्त करना है, तो भोजन को हम पचाएंगे ही। अब कैसे पचाते हैं, अब देखिएगा पाचन क्या है। देखिए पाचन क्या है कि अब हम इसको देखिए, पाचन क्या है भाई। अब हम भोजन को ग्रहण करते हैं, बड़ी बड़ी रोटी खा लेते हैं, कहीं कहीं तो इतनी बड़ी बड़ी पूड़ी मिलती है, सब्जी फल फूल सारी चीजों को खाते हैं। तो बहुत ऐसी चीजें हैं, जैसे दूध है तो तरल के रूप में है, लेकिन रोटी है, तमाम प्रकार के फल हैं, ये क्या है, ठोस है, कठोर के रूप में है। ठीक है, और इनसे हम क्या ग्रहण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं, प्रोटीन ग्रहण करते हैं, लिपिड यानी फैट ग्रहण करते हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं, जो जितनी भी पोषक तत्व हैं, वो उन भोज्य पदार्थों में सरल रूप में नहीं होती हैं, वो अपने जटिल रूप में होती हैं। जैसे प्रोटीन का सरलतम रूप अमीनो अम्ल है, तो हमारी शरीर जो है कि प्रोटीन को डायरेक्ट नहीं ग्रहण करती है, वो अमीनो अम्ल के रूप में लेती है। कार्बोहाइड्रेट मंड है, स्टार्च है, उसको ग्लूकोज के रूप में लेती है। लिपिड है, उसको वसीय अम्ल के रूप में लेती है। तो उसके सिंपल रूप में हमारी शरीर लेती है, ग्रहण करती है, उसको मतलब कि उस जटिल रूप में ग्रहण नहीं करती है। तो अब आप यहाँ पे समझे होंगे कि जटिल रूप और सरल रूप, जटिल और सरल दो शब्द आया। तो देखिए क्या है पाचन, हम कर सकते हैं कि जटिल, ध्यान से देखिएगा, हम लिख रहे हैं यहाँ पे जटिल, जटिल और एक शब्द है अघुलनशील, अघुलनशील। जैसे तेल वगैरह हैं, ये पानी में घुलनशील नहीं है। जटिल मतलब जो हार्ड सब्सटेंस है और इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, उनको क्या करना है, सरल रूप में करना है। किस रूप में करना है, सरल, और किस रूप में करना है, घुलनशील। इतना अगर तुम समझ गए तो पाचन की परिभाषा, डाइजेशन किसे कहते हैं, ये समझ जाओगे। देखो क्या है जटिल, ध्यान से सुनिएगा, जटिल तथा अघुलनशील, जटिल तथा अघुलनशील पदार्थों को, जटिल तथा अघुलनशील पदार्थों को सरल तथा घुलनशील, जटिल तथा अघुलनशील पदार्थों को सरल तथा घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही पाचन कहते हैं। जटिल मतलब भाई सॉलिड, अब परेशान है कि सर जी अंग्रेजी नहीं समझ में आ रहा है, इसे कहते हैं इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल। इसे क्या है, सिंपल, सिंपल। ये क्या है, सॉल्युबल है। तो हम कह सकते हैं कि जो सॉलिड सब्सटेंस है और इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, उनको सिंपल और सॉल्युबल सब्सटेंस में चेंज करने की प्रक्रिया को ही, प्रोसेस को ही डाइजेशन कहते हैं। हमारे या विभिन्न जीवों के द्वारा जटिल तथा अघुलनशील पदार्थों को सरल तथा घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही पाचन कहते हैं। देखिए पाचन क्या है, पाचन एक यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रिया है। यांत्रिक प्रक्रिया मतलब हम भोजन को लेते हैं और मुंह में क्या करते हैं, चबाते रहते हैं, तो ये यांत्रिक प्रक्रिया है। और रासायनिक प्रक्रिया का मतलब चबाने के बाद उसके ऊपर जो विभिन्न प्रकार के एंजाइम प्रहार करते हैं, आक्रमण करते हैं और उसको पचाने का काम करते हैं, वो क्या है, रासायनिक प्रक्रिया। इसको हम आगे समझेंगे विविध प्रकार से। अब बात हम करते हैं अवशोषण क्या है। अभी आगे हम पाचन पढ़ाएंगे चैप्टर एक हेडिंग के रूप में। अवशोषण, अवशोषण क्या भाई, देखिए जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ज्यादातर हमारे भोजन का जो पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में अर्थात क्षुद्रांत में पच जाता है। जो भोजन है वह छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन
छोटी आंत या क्षुद्रांत में बच जाता है। अब उसी क्षुद्रांत के छोटी आंत के इलियम वाले पार्ट में अंगुली के समान प्रवर्ध होते हैं, रोए होते हैं, बाल होते हैं, जिसी को विलाई कहते हैं और हिंदी में दीर्घ रोम कहते हैं। छोटी आंत में अंगुली के समान दीर्घ रोम होते हैं और वहीं से सटी हुई बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त नलिकाएं होती हैं और वो छोटी आंत से जो पचा हुआ भोजन है वो छोटी आंत से अवशोषित होकर के वो रिस कर हमारी रक्त नलिकाओं में चला जाता है, जिसको हम अवशोषण कहते हैं। मतलब कि छोटी आंत से पचा हुआ जो भोज्य पदार्थ है वह विसरण के माध्यम से रिस कर और क्या होता है, दीर्घरोम होता है। आगे हम सारी चीजें बताएंगे, अभी पाचन में सारी चीजें बताएंगे। रिस कर वो ब्लड में चला जाता है, जिसे हम अवशोषण कहते हैं। अभी समझ लीजिए छोटे से रूप में स्वांगीकरण क्या है। अब देखिए, जब जो पोषक तत्व हमारे खून में चला गया तो खून देखो है क्या, 260 DI मैजिक जो भी कहे, वो क्या करता है 460 DI। वो खून जो है कि उन पोषक तत्वों को लेकर के कोशिकाओं तक, विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो अब भाई जब ये अवशोषण के माध्यम से खून में चला गया और खून क्या करता है, रक्त क्या करता है, ब्लड क्या करता है, उन पदार्थों को हमारे विभिन्न कोशिकाओं सेल्स तक ले जाता है और सेल्स तक ले जाएगा तो अब यहां से ब्लड से और उस कोशिका के अंदर उन पोषक पदार्थों का पहुंचना क्या कहलाता है, एसिमिलेशन या स्वांगीकरण कहलाता है। यानी कि हमारे ब्लड से, ये ब्लड है, इनमें पोषक तत्व हैं और वहां से ये जब ये हमारी सेल्स तक, कोशिकाओं तक पहुंचते हैं तो उसको हम कहते हैं स्वांगीकरण। कोशिकाओं के अंदर चले जाते हैं, स्वांगीकरण। अब बात क्या है, बहिक्षेपण या मल त्यागना। देखिए भाई, हमारे जैसे अगर हम खाना खा रहे हैं उसमें कंकड़ निकल गया तो क्या हम कंकड़ खा जाएंगे? नहीं खाएंगे, उसे निकाल के बाहर कर देंगे, क्योंकि वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, वो हमारे लिए नुकसानदेह है, तो उसको हम निकाल के बाहर कर देंगे। ठीक वो यही प्रक्रिया हमारे शरीर की भी है। हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे लिए जो आवश्यक चीजें हैं उनको तो हमारी शरीर ग्रहण कर लेती है, लेकिन जो अनावश्यक चीजें हैं, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक चीजें हैं, उन चीजों को, उन पदार्थों को हमारी शरीर क्या करती है, रिजेक्ट कर देती है, हटा देती है, ले जाओ फेंक दो। तो उसको क्या करती है, हमारी शरीर रिजेक्ट कर देती है और रिजेक्ट करने के बाद वो एक हमारे अंदर मलाशय होता है, वो जो मल के रूप में मलाशय में जाकर इकट्ठा हो जाता है और फिर क्या होता है, समय समय पर गुदा द्वार के द्वारा या मल द्वार के द्वारा हम उसे बाहर कर देते हैं, अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इसी प्रक्रिया को बहिक्षेपण, मल त्यागना अर्थात इजेशन कहते हैं। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। जैसा भी होगा आप कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, इस संख्या को बढ़ाते रहिए, रुके न पाए। अब इसके अगली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे पाचन, विस्तृत तरीके से पाचन को बताएंगे, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सरल भाषा में समझाएंगे, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा और कभी याद नहीं करना पड़ेगा और उसी में ये सारी जितनी टॉपिक्स हैं सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। इसी के साथ साथ धन्यवाद, जय हिंद।